हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी सुभद्रा मैम के साथ में। बच्चों, तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जान लिया था कि किस प्रकार से पवन उत्पन्न होती है। आज हम कॉन्सेप्ट में ये जानेंगे कि मानसून इन पवनों के साथ में कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई पवनों के कारण मानसून हमारे भारत में आता है, चाहे वो शीतकालीन मानसून हो यानी कि ठंडी हो, चाहे वो वर्षा वाली बात हो। दोनों ही टाइम पर हमारे भारत में मानसून जो आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल पर या कभी न कभी कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा। एज अ स्टूडेंट, मतलब ऐसे बच्चे, आप लोग ज़रूर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, हमारे भारत के नक्शे पे इतने तीर के निशान क्यों दिख रहे हैं, है ना। होता है ऐसा कि भाई इतना अच्छा नक्शा है हमारा, इतना सारा तीर का निशान, ये लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, ऐसा क्यों है। आपके दिमाग में बहुत को बार ऐसा क्वेश्चन तो आया ही होगा। तो बच्चों, आपको यह बताता है मानसून। मानसून क्या है, चलो इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं भाई कि बेसिकली ये मानसून क्या बला है। क्लियर। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा उष्मा टॉपिक पे। उष्मा चैप्टर में हम लोगों ने उष्मा स्थानांतरण की विधियां पढ़ी थी, जिसमें हमने संवहन विधि पढ़ी थी, संवहन मेथड पढ़ी थी बेसिकली। तो बच्चों, संवहन मेथड में हम लोगों ने एक चीज देखी थी, है ना। संवहन में हमने एक चीज देखी थी कि हमेशा क्या होता है, गर्म वस्तु अपना जगह छोड़ती है, या बेटो गर्म तरल अपना जगह छोड़ेगा, है ना। तो गर्म तरल हल्का होकर ऊपर उठता है, और क्या होगा बच्चों, ऊपर उठता है। एंड ठंडा जो भी तरल होता है, ठंडा तरल का मतलब बेटा तरल यानी कि कोई भी ऐसा फ्लूइड जो क्या है, द्रव है या गैसियस स्टेट में है। तो ठंडा तरल उस गर्म के रिक्त स्थान पर आ जाता है, ठीक है। एंड क्या होता है बच्चों, वापस से यह ठंडी या बच्चों यह ठंडा तरल क्या करता है, वापस से गर्म होकर ऊपर उठेगा, गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगा, और वापस से क्या करेगा बच्चा, ये वापस से अब जो भी बच्चों ठंडी हवा होगी या बेटा जो भी ठंडा तरल होता है वो क्या करेगा, वो उसकी प्लेस लेगा, और ये चक्र चलते रहता है। नो डाउट हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने ये पढ़ा हुआ है संवहन विधि में। संवहन विधि में उष्मा स्थानांतरण होता है ना। इसमें क्या बेटा, ये एक उष्मा स्थानांतरण की विधि है। तो उष्मा स्थानांतरण में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसकी जगह लेती है। और मैं बच्चों जिन तरलों की बात कर रही हूँ, तो तरल पदार्थ का तात्पर्य होता है, यह कंफ्यूज मत होना, तरल मतलब क्या होता है, वह बच्चों या तो लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस स्टेट में, मतलब या तो वो द्रव है या तो वो गैस है। तो तरल पदार्थ का मतलब होता है या तो वो गैस है या वह द्रव है। दोनों ही स्टेट, दोनों ही अवस्थाएं तरल पदार्थों के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिनका आकार आकृति निश्चित नहीं होता। तो बच्चों, इसका हमारे मानसून से क्या रिलेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये बात तो क्लियर हो चुकी है आप सभी को कि अगर मेरे पास में कहीं पर मान लीजिए इस जगह पर अगर गर्म वायु है, तो जो गर्म वायु होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठेगी, है ना। मान लीजिए ये क्या है बच्चों, गर्म हवाएं हैं, ये गर्म वायु है। तो गर्म वायु हमेशा हल्की होकर ऊपर उठती है ना। ये हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी। तो ऊपर उठने के बाद बच्चों लॉजिकली सोचो, आप खुद सोचो कि अगर यहाँ एक रिक्त स्थान बन जाता है, अगर गर्म वायु ऊपर उठेगी तो भाई रिक्त स्थान क्रिएट हो जाएगा, जो खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए कौन आएगी, आपकी भारी वाली वायु यानी कि ठंडी वायु। तो ठंडी वायु क्या करेगी, इस जगह को फिलअप करेगी। ठंडी वायु क्या करेगी, ठंडी वायु के द्वारा यह खाली स्थान भर दिया जाएगा।
ठीक है, नो डाउट। चलो तो भाई इतना तो हमको समझ में आएगा कि ठंडी वायु क्या करेगी, गर्म वायु की जगह ले लेगी। तो फिर इसका मैम हमारे मानसून से फिर क्या रिलेशन, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों अब समझो जरा इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से। आप सभी लोगों ने फिर नोटिस किया होगा कि हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछली जो क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ का टेम्परेचर हर जगह डिफरेंट होता है, और आपके जो समुद्री इलाके हैं यानी कि जो पानी वाला स्थान होता है, पानी बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है ना। तो बच्चों इसके मुकाबले स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब हमारे पास में बच्चों अगर मैं बात करती हूँ समुद्रों की, और अगर मैं बात करती हूँ दूसरी तरफ स्थलों की, है ना, दूसरे तरफ मैं स्थलों की बात कर लूँ, या आप लोग कह सकते हो कि समुद्रों के बगल में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्थल। तो बेटा दोनों की खास बात ये है कि दोनों अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं। जैसे आपको बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं पवन के चलने के कारण बच्चों, या पवन के चलने का मेन रीजन है हमारी पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना। ध्रुवों पे ठंडी है और भूमध्य रेखा के आसपास गर्म है। अरे इतना तो पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है अभी कुछ दिनों, मतलब पिछली क्लास में, कि हमारी अगर ये अर्थ है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्या है बेटा, उत्तरी ध्रुव यानी कि एन पोल। तो ये कैसा होता है बच्चों, ये काफी ठंडा है। सेम टू सेम दक्षिणी पोल कैसा है, दक्षिणी ध्रुव भी काफी ठंडा है। और भूमध्य रेखा यानी कि जो बीच वाला भाग है वो कैसा है, गर्म है। तो हमेशा ठंडे से बेटा जो हवाएं है वो हमेशा ठंडे से गर्म की दिशा में चलती है। ये बात हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पर बच्चों अब लॉजिकली कुछ चीजों को सोचते हैं थोड़ा सा, कि बच्चों सिर्फ पृथ्वी का ध्रुवों पर ही असमान रूप से गर्म होना मान्य नहीं है, पृथ्वी और भी अलग अलग तरीके से गर्म होती है। जैसे कि अगर मैं ये पार्ट को मिटा देती हूँ, इसको मैं हटा करके आपको ये बोलूँ कि चल ये एक हिस्सा है समुद्र और दूसरा हिस्सा है मेरे पास में स्थल, तो भाई बेटा दूसरा रीजन यानी हमने देखा था कि स्थल और जो समुद्र है वो भी अलग अलग रूप से गर्म होते हैं। चूंकि समुद्रों में होता है बच्चों ढेर सारा पानी और समुद्र होते हैं गहरे। तो पानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा काफी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, यानी कि पानी को गर्म होने में समय लगता है ना, सही बात है भाई। तो पानी को गर्म होने में समय लगता है। बट अगर मैं बात करती हूँ किसी स्थल की, तो बेटा स्थल के केस में क्या होता है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। स्थलों में नो डाउट बेटा ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, और ये कैसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही लॉजिक हमारे पास में क्लियर है। बहुत जल्दी या तो गर्म हो गए या तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बच्चों, चूंकि अगर सूरज की किरणें पड़ी, मान लीजिए यहाँ पर पानी है ना, मान लो कि ये हमारा समुद्र है, ये हमारा पानी है, और समुद्र में बच्चों सूरज आया, है ना, मान लो ये सूरज समुद्र है और ये बच्चों समुद्र के बगल में आपने स्थल बना दिया। चलो स्थल को हम लोग तैयार कर लेते हैं, और ये है आपका स्थल, ठीक है, ये स्थल है और ये समुद्र है, इसमें कोई डाउट। तो बेटा ये समुद्र है, समुद्र की खास बात यह है कि ये देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा। तो बेटा दिन के टाइम क्या होता है कि अगर मैं बोल दूं आप लोगों को कि मेरे पास में यहाँ दिन है ना, तो बेटा दिन के टाइम पर होता ये है कि सूरज आएगा। तो कॉन्सेप्ट लिखा है कि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, भाई सीधी बात है। तो यहाँ पे सूरज आएगा, मस्त पानी वानी रखा हुआ है, तो गर्म होने में क्या करेगा, इसको टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर गर्म नहीं है मतलब क्या है, ठंडा है। तो यहाँ की जो वायु होती है वो कैसी हो जाएगी बेटा, ठंडी वायु। ये वायु कैसी हो चुकी है, ठंडी। लेकिन उल्टा अब स्थल में देखो, स्थल में दिन निकला, सूरज हुआ, खटाक से गर्म हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि स्थल बहुत जल्दी ठंडे भी होते हैं और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्थल पे जैसे ही सूरज का प्रकाश आया, स्थल के ऊपर की जो वायु है बहुत जल्दी से गर्म होकर के क्या करेगी, अब धीरे 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 ऊपर उठने लगेगी। अब जैसे ही ये गर्म वायु ऊपर उठी तो रिक्त स्थान बन गया, लॉजिकली रिक्त स्थान बन गया। तो क्या होगा, अब ये सारी ठंडी वायु का प्रवाह किधर होने लगेगा, ये होने लगेगा स्थल की तरफ। तो बच्चों इस प्रकार से समुद्र जो हमारी पवन है, समुद्र समीर है, उसका निर्माण होता है कि दिन के समय चूंकि माहौल बहुत ठंडा होता है समुद्र का और स्थल का गर्म, तो समुद्र से हवा चलती है किधर, स्थल की तरफ। तो इसे हम लोग बोलते हैं समुद्र समीर। तो ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट है किसका, समुद्र समीर का। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझा किसको, समुद्र समीर का। आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से बच्चों हमारा जो समुद्र है उसके ऊपर की वायु ठंडी रहती है और स्थल की वायु गर्म होती है, तो पूरी हवा चलेगी किधर, स्थल की तरफ। अब जस्ट उल्टा सोचो, अब जस्ट आपको अपोजिट सोचना है, वापस से सोचो। अब ये दिन का टाइम था, अब हमने रात कर दी, तो रात में टेम्परेचर क्या होगा, रात में भाई जो पूरा टेम्परेचर है वो डाउन होगा। अगेन हम पहुंच गए समुद्र पे बच्चों, ये है आपकी रात्रि। तो रात में बेटा इधर एक तरफ स्थल है, एक तरफ समुद्र है। फिर से वापस से, अब बच्चों हमारे पास में ये स्थल है और इसको बना दिया हमने समुद्र। चलो ये समुद्र है भाई, है ना, ये हमारा क्या है, समुद्र है। तो बच्चों ये है समुद्र, वो है स्थल। होगा क्या, अब नाइट में मैंने आपको बता दिया कि अब हमारे पास में बच्चों क्या होगा कि आपका जो पानी है वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, लेकिन जो स्थल होता है खटाक से गर्म होता है, खटाक से ठंडे जाते हैं। अब बेटा टाइम कौन सा चल रहा है, नाइट का। तो रात्रि के समय यानी कि नाइट में अब पॉसिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर लो होगा। तो जैसा स्थल का क्वालिटी है कि भाई मैं तो जल्दी से उबलता हूँ, जल्दी ठंडा भी हो जाऊंगा, तो क्या करेगा, पहले खटाक से ठंडा हो गया। तो स्थल अभी कैसा है बेटा, रात्रि में बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। रात्रि में क्या होगा, काफी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा मतलब कि यहाँ की जो वायु है बेटा वो सघन हो जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे मैम तो फिर समुद्र को क्या हुआ, अब समुद्र का पानी भाई दिन भर गर्म हुआ कि नहीं हुआ, समुद्र का पानी दिन भर गर्म हुआ, तो अब उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो अभी शाम तक के ये पूरा गर्म हो चुका है और रात तक भी गर्म ही रहेगा, है ना। समुद्र का पानी दिन में एकदम सुबह सुबह ठंडा रहेगा, क्यों, क्योंकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। तो दोपहर के 2-3 बजे पानी अच्छा खासा गर्म होता है। तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, रात के 8 बजे, 11-12 बजे तक पानी गर्म रहता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होगा। तो बच्चों बेसिकली समुद्र के पानी को अभी भी आप रात्रि में समझ सकते हो कि गर्म है। तो यहाँ पे अगर गर्म पानी है बच्चों, समुद्र का जो वाटर है, समुद्र का जो पानी है, अगर बच्चों वो अभी भी गर्म है, तो गर्म है का मतलब क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर वायु कैसी होगी, हल्की होगी, तो ये ऊपर की ओर उठेगी। हल्की वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है बच्चों, तो ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठेगी का मतलब ये है कि अब खाली स्थान बनेगा। यहाँ पर ऊपर उठ गई गर्म वायु, तो यहाँ क्या बचा, खाली स्थान। अब इस खाली स्थान को कौन भरेगा, ये ठंडी वायु। अब ये ठंडी वायु का प्रवाह कैसा होता है, इस ठंडी वायु का प्रवाह चालू हो जाएगा किधर, समुद्र की तरफ। तो बेटा आपके नाइट में यानी रात्रि में प्रवाह कैसा है वायु का, तो ये है बच्चों वायु का प्रवाह। तो ये बच्चों वायु का प्रवाह कैसा है, थल से स्थल की ओर, है ना, थल से स्थल की ओर। तो इसे कहा जाता है थल समीर। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं थल समीर। तो पहले हमने क्या पढ़ी थी, समुद्र समीर, और ये क्या है, थल समीर। अब बच्चों इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा है, बहुत सिंपल सा है। अब यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट मानसून में भी अप्लाई होता है। जी बच्चों, मानसून को अब जरा थोड़ा सा इससे रिलेट करके देखो, है ना। इसे हमने दिन रात पढ़ा है, अब जरा इसको दिन रात को समझो, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, है ना। समझो इसको अब कि एक गर्मी का मौसम है और एक ठंडी का मौसम है। तो अब गर्मी के मौसम में क्या होगा, सोचो,
सेम प्रोसेस। अब गर्मी में समुद्र ठंडा हो जाएगा। अरे भाई, अब गर्मी के टाइम पर क्या होगा बेटा, मानसून अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज अब हमको यही समझना है कि मानसून कैसे आता है ना। तो बच्चों अब जरा इसको उस समुद्र समीर और थल समीर से बहुत अच्छे से रिलेट करो, तभी इसको समझ पाओगे। तो बेसिकली बच्चों ये मानसून की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं मानसून को थोड़ा सा असाइड करती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। चलो मान लो कि हमारा भारत, मान लो ये बेटा हमारा भारत है, मान लो ये भारत है ना, भारत का निचला हिस्सा। अरे ऐसा कुछ कुछ होता है ना भारत, मतलब मैप थोड़ा सा मुझे इश्यू होता है बनाने में, तो ऐसा कुछ हमारा भारत है ना। और यहाँ पर है अरब सागर, है ना, इधर अरब सागर है, इधर क्या है, हिंद महासागर है, नीचे श्रीलंका है, ऐसा कुछ श्रीलंका है आपका, है ना। इधर क्या है बेटा, हिंद महासागर है, और इधर कौन है बेटा, बंगाल की खाड़ी, है ना, यही है ना। अरे तो अपना तो भारत पूरा तीनों तरफ से समुद्र से घिरा पड़ा है, तो भाई क्या दिक्कत है। अब बच्चों सेम सोचो गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में ये बच्चों समुद्र का पानी है ना, हमारा पूरा स्थल समुद्र से घिरा हुआ है। तो गर्मियों के दिनों में समुद्र वाले इलाके कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे, ठंडे रहेंगे ना। अरे भाई कौन जल्दी गर्म होता है, स्थल। तो गर्मियों में आपका जो बच्चों ये एरिया है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म हुआ मतलब कि कम वायुदाब का क्षेत्र। सही बात है भाई। तो अगर ये गर्म हुआ मतलब कि कम वायुदाब का क्षेत्र, क्यों, क्योंकि हवा तो पूरी ऊपर उड़ गई। अरे हवा उड़ गई, हवा ऊपर गई, है ना, हवा ऊपर उड़ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हर जगह क्या है, ठंडा माहौल है, यानी कि अधिक वायुदाब का क्षेत्र। मैं आपको बता चुकी हूँ गर्म का मतलब होता है कम हवा रहेगी, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, तो वो उड़ जाएगी। तो यहाँ पे वायुदाब कैसा है, बहुत कम, और यहाँ पे कैसा है, बहुत ज्यादा। तो बेटा यहाँ पे समुद्रों में वायुदाब कैसा होता है, काफी ज्यादा अधिक होता है। ये कैसा होता है, समुद्रों में वायुदाब बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, और अधिक वायुदाब बच्चों गर्मियों के दिनों में समुद्र के अंदर खलबली करता है। यही तो बात है बच्चों कि गर्मियों में आपने बहुत सनन 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 हवाएं चलते हुए देखी होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्रों के आसपास बच्चों बहुत ज्यादा अधिक वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है, और ये अधिक वायुदाब का क्षेत्र क्या करेगा, अब बच्चों कम वायुदाब की तरफ भगेगा। ये जाएगा इधर, ये देखो इधर, ये जाएगा ऐसे, और सेम बच्चों बंगाल की खाड़ी से उठ करके ऐसे, है ना, ऐसे, और बच्चों इधर ऐसे करके जाएगा। तो इससे क्या होता है बच्चों कि आपका जो मानसून है, यानी कि जो भी बादल है, जलवाष्प है, जो भी बच्चों आपकी बारिश होने वाली है, यानी कि जून जुलाई का जो समय होता है, उसमें बच्चों पूरा का पूरा मानसून ऐसे ही अधिक वायुदाब से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर आने लगता है, और आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बच्चों मस्त बारिश होती है। सबको ये बात क्लियर है ना। देखो वायुदाब से हम लोग कहां पर पहुंच गए, बारिश तक पहुंच गए। तो मानसून के पीछे का रीजन भी कौन है, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना, यानी कि वायुदाब का निर्माण होना, और वायुदाब के कारण हमारी जो हवाएं है, जो पवनें हैं, वो समुद्र से किधर बह रही है, स्थल की तरफ। ये कब होता है, ये होता है बच्चों गर्मी वर्षा ऋतु में, है ना। ये आपका होता है गर्मी और वर्षा ऋतु में, ये याद रखिएगा, ऐसा मत बोलना। और इसे कहते हैं हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जी बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ लेता है भाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, तो ये हमेशा बच्चों किधर जाता है, दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। सॉरी बच्चों, ये आपका क्या है बच्चा, दक्षिण और पश्चिम दिशा से ये आपके इधर आता है। तो ये साउथ एरिया है, अरे नीचे वाला तो साउथ है ना, नीचे वाला साउथ है, और इधर साइड इसको बोलते हैं बेटा पश्चिम दिशा। आपका जो इधर वाला जो बच्चों हिस्सा होता है ना, गुजरात तरफ का, गुजरात हो गया, है ना, और बाकी के जो इधर वाले इलाके वो सारे कैसे होते हैं, पश्चिमी इलाके। तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो हमारे इधर आता है, और यही वर्षा का मेन रीजन होता है। इसी के कारण हमारे यहाँ पे बारिश होती है। क्लियर जी बच्चों, है ना।
तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है समुद्र समीर और थल समीर के जैसा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चा कि हमारे यहाँ पर बच्चों जो मौसम है ना, जो मौसम है, मौसम शब्द जो है बेटा एक अरबी शब्द है और अरबी शब्द का मीनिंग होता है हमारे यहाँ मानसून, है ना, और यही मानसून का मेन कारण होता है और मेन रीजन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो ये रहा बच्चों हमारा भारत का नक्शा। तो क्या आप यहाँ पर अब बता सकते हो कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ बच्चों कि भारत के नक्शे में, है ना, भारत के नक्शे में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दर्शाइए, तो क्या आप कर पाओगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून बताओ, तो क्या बता पाओगे? अब बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, है ना। तो सिंपल सा है बच्चों, भारत के नक्शे में अगर आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोला जाए तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर से क्या होगा बेटा, यहाँ पे अधिक वायुदाब का क्षेत्र, याद करो, अधिक दाब का क्षेत्र गर्मी के दिने में, है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही आपका वर्षा लेकर आता है बेटा, और ये हमेशा गर्मी और वर्षा के सीजन में होता है ना, गर्मी और वर्षा ऋतु, बस इतना याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा बच्चों। तो गर्मी और वर्षा ऋतु वाला मानसून, उसको बोलते हैं अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। और ये पूरी हवाएं बच्चों कुछ ऐसे चलती है, ये पूरी हवाएं, ये पूरी पवनें कुछ इस प्रकार से चलती है, इस तरीके से, है ना। और ये बच्चों ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारे बच्चों भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, और इसी से वर्षा होता है भाई पूरे भारत में, ठीक है। और उड़ीसा से थोड़ा बहुत ऐसे भी चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे चलता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। अब बेटा होता है थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। तो समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ में जलवाष्प लेकर आती है। ऑब्वियसली बात है, हवा है तो बादलों को तो लेकर के आएगी, और बादल कैसे बनते हैं? जलवाष्प के कारण, है ना। गर्मी में जो पानी उड़ता है वो भाप बन के एकत्रित होता है, और वही जलवाष्प बादल बनाते हैं, वही मानसून का मेन रीजन है। तो बेटा समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ में जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। ये प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। और गर्म मानसून हवाएं अपने साथ में जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। तो ये थी बात बच्चों आपके वर्षा की। अब बात करते हैं भाई ठंडी कैसे पड़ती है। आपने ठंडी में भी देखा है, जनवरी फरवरी का जो टाइम होता है उसमें आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलते हुए नजर आती है। तो अब ये कैसे होता है? अब बच्चों बिल्कुल उल्टा, इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि उत्तर से आता है। यानी कि आपके बच्चों जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग यानी कि चाइना के ऊपर आपका जो उत्तरी पोल है, नॉर्थ पोल, उधर से घूमते फिरते ऐसे आता है मड़िया उधर से, तो उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून। तो सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? वही बच्चों कि ठंडी के टाइम पर अब कौन ठंडा होगा? पहले ठंडी के टाइम पर ठंडा कौन होगा? स्थल। तो बच्चों बेसिकली अब स्थल सबसे पहले ठंडे होने लगते हैं। तो स्थलों के बच्चों ठंडे होने के कारण, है ना, ठंडे होने के कारण आप खुद बोलोगे वहां पर क्या होगा बच्चा? स्थलों पर अब अधिक वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होगा। तो अब ये कब होता है बेटा? ठंडी गर्मी का टाइम, है ना, इसको बोलोगे आप लोग ठंडी गर्मी का जो समय होता है, उस टाइम पर ये आपका उत्तरी पूर्वी मानसून आएगा, है ना। कौन सा टाइम बच्चों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जो 6 महीने हैं मैं इनकी बात कर रही हूँ। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये होता है आपका गर्मी वर्षा वाला टाइम। तो ये टोटल 6 महीने मिलकर बच्चों क्या करते हैं? दोनों आपस में मेल जोल करते हैं, बढ़िया। तो 6 महीने आपका चलता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और 6 महीने रहता है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। क्लियर? चलो, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि स्थल ठंडे हो गए, और स्थल ठंडे हुए यानी कि अधिक वायु दाब का क्षेत्र निर्मित। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? अधिक वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होगा, और समुद्रों में क्या हो जाएगा? अब समुद्रों के अंदर आपका कम वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होगा। तो समुद्रों में क्या होगा बेटा? आपका कम वायु दाब निर्मित होगा। अब जैसे ही कम वायु दाब यानी कि क्या होगा बेटा? समुद्रों की हवा गर्म हो जाती है ना, अब समुद्रों को मस्त गर्मी मिलती है। तो बेसिकली इस टाइम पर बच्चों आपके पास में कुछ अब यहाँ पर आपकी जो पवनें चलती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, यानी कि यह है बच्चों आपकी उत्तरी
पूर्वी मानसून। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोग समझ सके बच्चों कि उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ से मिलेगा। तो ये है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उत्तर से। उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ से आएगा बेटा, उत्तर दिशा से। उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर से नीचे की ओर पूरब ये है, तो बेटा ये ऐसे बहता है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कि ऐसे आता है। तभी आपने सुना होगा दिल्ली, हिमाचल, कश्मीर में बहुत ठंड होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे पहले बच्चों उत्तरी पूर्वी मानसून यहीं पर आकर अटैक करता है, तो ये आता है उत्तर और पूर्व से बेटा, तो ये होती है मानसून की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका बच्चों कौन सा दाब का क्षेत्र होता है बेटा, ये है आपका अधिक दाब वाला क्षेत्र। और चूंकि समुद्रों में क्या बन जाता है बेटा, कम दाब वाला क्षेत्र बनता है, तो ये बहते 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 इस तरीके से ये आता है समुद्रों के लिए, है ना, और इधर से घूमते घूमते बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इत्यादि में। क्लियर, सभी को क्लियर, दैट्स बच्चों। तो ये होता है मानसून। तो मानसून कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, वायुदाब का क्या बच्चों इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। इस प्रकार से बेटा आपकी जो पवनें हैं वो बहती है। और अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे सेम, अब बच्चों समुद्रों के अंदर बनने वाले तूफान और चक्रवात कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। आप सभी को ये टॉपिक पढ़ के ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा, होप सो सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। एंड बच्चों आपकी जो आज का लेक्चर है उसको हम लोग एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे तूफान और चक्रवातों का निर्माण कैसे होता है ये जानेंगे। बस बच्चों यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट है, वायुदाब का अंतर। जी बच्चों, पूरे चैप्टर में आप समझोगे कि वायुदाब का अंतर ही क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सारे प्रकार की पवन को, तूफान को और चक्रवात को। बेटा यही तीन चीजें हैं जो क्या कर रही है, चक्रवात को, तूफान को और आपके यहाँ के इलाकों में बच्चों बहुत तेज तेज हवाएं, नुकसान, ये सब चीजें बेटा इन्हीं कारण हो रही है। क्यों, जस्ट बिकॉज बेटा वायुदाब का अंतर हो जा रहा है, मतलब कहीं बन जा रहा है अधिक दाब का क्षेत्र और बच्चों कहीं पर बन जा रहा है कम दाब का क्षेत्र। जहां पर बच्चों अधिक दाब का क्षेत्र है हमेशा वहां से कम दाब के क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है और बच्चों इस प्रकार से तूफान चक्रवातों का निर्माण होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चक्रवातों के बारे में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग, धन्यवाद।